देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। नेहरू पर जारी श्रृंखला में आज मैं बात करूंगा कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कैसे देश में व्यापक भ्रष्टाचार की नींव रखी। मेरा जन्म आज़ादी के कुछ सालों के बाद हुआ था और उस समय नेहरू प्रधानमंत्री थे। मुझे अपने बचपन से याद है कि हमारे घर में एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें नेहरू और गांधी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। यह लोग उस समय के नायक ही नहीं थे बल्कि भगवान माने जाते थे। साल दर साल छपने वाले कैलेंडरों में नेहरू और गांधी का होना उसी तरह से आवश्यक होता था जैसे गणेश, शिव या रामकृष्ण का। आज जब मैं इतिहास के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे खुद भी बहुत अफसोस होता है कि आज राजनीति में फैला हुआ एक्सट्रीम करप्शन है और उसकी नींव उन लोगों ने रखी जो कि हमारे नायक थे। क्या हमने गलत नायक चुन लिए थे? कुछ दिन पहले मैं एक मित्र के घर गया तो हम लोग चर्चा करने लगे कि नेहरू से किसी ने शिकायत की कि भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देश का पैसा बाहर तो नहीं जा रहा है, तो देश में ही। उनकी पत्नी भी चर्चा में शामिल हो गई कि हम तो नेहरू को अपना भगवान मानते हैं और सोशल मीडिया में उनके बारे में नए नए तथ्य जो सामने रखे जाते हैं वो बहुत परेशान कर देते हैं। उसमें कितना सच और कितना झूठ होता है। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी परोसा जाता है वो सत्य हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने उस समय के इतिहासकारों या पत्रकारों के या उनके समकालीन राजनीतिज्ञों के उन संस्मरणों को आपके सामने रखूं जिससे आपको कोई संदेह न रह जाए। स्वतंत्रता के बाद देश के नेतृत्व के पास गढ़ने के लिए एक पूरा राष्ट्र था, जैसा चाहे गढ़ लेते। लेकिन नेतृत्व अगर सत्ता के पीछे भागते हुए सार्वजनिक जीवन में शुचिता के साथ समझौता करेगा तो संदेश क्या जाएगा? और वही संदेश गया जो जाना चाहिए था। भ्रष्टाचार के प्रति सजग नेतृत्व तो क्या कर सकता है, इसकी एक वानगी देखिए। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अपने मकान का नक्शा पास कराने के लिए हर आदमी को नगर की संस्थाओं के पास जाना पड़ता है। उसमें नागरिक को बहुत दौड़ना भी पड़ता है और भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। अधिकतर प्लाट के साइज 125 गज, 200 गज या 300 गज के होते हैं। हर प्लाट साइज के हिसाब से सेटबैक छोड़ने होते हैं और मकान के बीच में कुछ जगह छोड़नी होती है। नरेंद्र मोदी ने हर प्लाट साइज के हिसाब से 25 से 30 संभावित विभिन्न तरह के नक्शों का एक सेट तैयार करा दिया जिसमें सभी सेटबैक छूटे हुए थे और जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। हर एक नक्शे को एक नंबर दे दिया कि आप उसमें से कोई एक चुन लीजिए और नंबर लिख दीजिए, आपको हाथों हाथ स्वीकृति मिल जाएगी। फिर भी अगर आप अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं तो आप अपना नक्शा दाखिल कीजिए। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में बहुत मदद मिली। नेतृत्व का काम है लोगों की समस्याओं को हल करना और कोशिश करना कि किस तरह से भ्रष्टाचार कम से कम हो सकता है, उसकी व्यवस्था बनाना। लेकिन उसके लिए एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। बात थोड़ी लंबी हो जा रही है, आइए मुद्दे पे आते हैं। नेहरू के काल में भ्रष्टाचार की नींव कैसे रखी गई? एक गांधीवादी वी कल्याणम, जिन्होंने गांधी के साथ 1943 से 1948 तक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया था, उन्होंने गांधी के बारे में एक वेबसाइट के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों के साथ वार्ता में कहा था कि वो आज देश में जो भी भ्रष्टाचार है उसके लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी मानते हैं। उनका कहना है 1947 के अंत में गांधी को अगर 50 पत्र प्राप्त होते थे तो उसमें से 10 पत्र सरकार में फैले भ्रष्टाचार के बारे में होते थे। कल्याणम ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत की आज़ादी के 3 महीने बाद एक व्यक्ति ने नेहरू से भारत में भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए स्तर के बारे में पूछा तो नेहरू ने जवाब दिया, माननीय लोगों को यहाँ और वहाँ फैले हुए थोड़े से भ्रष्टाचार के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सर थोड़ा भ्रष्टाचार शुरुआत की प्रेगनेंसी की तरह से है, जो बढ़कर कितनी बड़ी हो जाती है वो तो आपको भी मालूम है। सन 1948 के कांग्रेस अधिवेशन में स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक कंडक्ट का एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र और विधानसभाओं के सदस्य, विशेषकर मंत्रिमंडल के सदस्य, शुचिता के उच्चतम मापदंडों का पालन करके एक उदाहरण पेश करेंगे। ये प्रस्ताव 52 के मुकाबले 103 मतों से पास हो गया। सार्वजनिक जीवन में शुचिता के लिए यह आवश्यक भी था और सराहनीय भी कि कांग्रेस पार्टी ऐसा सोचती है। आश्चर्य की बात है कि यह प्रस्ताव दूसरे दिन वापस ले लिया गया क्योंकि नेहरू ने यह कहते हुए इस्तीफा देने की धमकी दे दी थी कि यह प्रस्ताव उनकी सरकार पर आक्षेप लगाने के समान है।
ये नेहरू की एक तरह की स्वीकारोक्ति थी कि उनके नेतृत्व में सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा था। ऐसे कई मामले हैं जिनमें नेहरू ने भ्रष्टाचार की अनदेखी की या फिर उसके आरोपियों का बचाव किया। सरदार पटेल का मई 1950 में नेहरू के साथ किया गया पत्राचार एक ऐसी घटना को सामने लाता है जिसमें नेशनल हेराल्ड को क्विड प्रो क्यू के तहत पैसा जमा करने के लिए कंड्यूट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह किसी सरकारी ठेके देने के बदले में पैसे लेने का मामला था। तब नेहरू के दामाद फिरोज गांधी नेशनल हेराल्ड के जनरल मैनेजर थे। नेहरू इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल थे या नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उस मामले को हल्के में लिया और जो इसके जिम्मेदार थे उनका बचाव किया। जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव नेहरू ने रखी थी उसमें निजी उद्योगपतियों को किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होता था और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए परमिट लेना होता था, और भ्रष्टाचार की शुरुआत लाइसेंस लेने से शुरू होती थी और परमिट तक चलती रहती थी। ये लाइसेंस और परमिट देश की सर्वांगीण प्रगति में बड़ा रोड़ा तो थे ही, साथ ही भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोत थे। ये परमिट व्यवस्था कैसे काम करती थी ये भी देखिए। हमारे एक मित्र के परिवार में एक उद्योग स्थापित था। उसमें उन्हें लोहे की चादर की आवश्यकता होती थी। उनके लिए एक कोटा बन गया कि आपको हर महीने इतना लोहा दिया जाएगा। जब चादर उठाने गए तो वहाँ पे चादर उपलब्ध थी 26 गेज की, आपको चाहिए 18 गेज की। अब 26 गेज की चादर उठाइए और किसी एक आदमी से संपर्क करिए जिसके पास 18 गेज की चादर हो, उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दीजिए, तब आप उससे चादर बदलवाइए, तब आप अपना उत्पादन कर पाएंगे। वो आदमी कौन है? वो आदमी ऐसा आदमी है जिसका उद्योग सिर्फ कागज पे चल रहा है और उसके पास कोटा है। आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन सिस्टम आपको करने नहीं देगा। सरकारी लोहे के रेट में और बाजार के रेट में 50% का फर्क था और कई लोग सिर्फ कोटे परमिट का ही काम करके अमीर हो गए थे। इस तरह की नीतियों ने भ्रष्टाचार को फलने फूलने का मौका दिया। नेहरू के केंद्र और राज्यों में उनके कई साथी और विश्वास पात्र भी ईमानदार नहीं थे, लेकिन नेहरू ने उनके भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज किया। कृष्णा मेनन उस समय कई सौदों में शामिल थे जब वे लंदन में उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। उनके द्वारा किए गए अधिकतर सौदे संदेह के घेरे में थे। सन 1948 का जीप स्कैंडल मामला कई घोटालों में स्वतंत्र भारत का पहला घोटाला था जो सामने आया। नेहरू उस समय देवता थे। सारा देश उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जो कि आसान था। वो था कि आप अपनी आंखें मूंद लीजिए। वो नहीं चुना जो कि देश के हित में था। कृष्णा मेनन ने लंदन की एक कंपनी के साथ रक्षा सौदा किया जिसकी पूंजीगत संपत्ति बामुश्किल 605 पाउंड की थी, और इस कंपनी को जुलाई 1948 में 2000 मजबूत ऑल टेरन सैन्य जीपों की आपूर्ति का ऑर्डर दे दिया, जिनकी कश्मीर में पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध के कारण सेना को सख्त आवश्यकता थी और उनकी डिलीवरी 6 हफ्तों के भीतर प्रारंभ होनी थी। मेनन ने बिना एक भी वाहन प्राप्त किए हुए आपूर्तिकर्ता को पहले ही 1,72,000 पाउंड की बड़ी राशि का अग्रिम भुगतान कर दिया। जीपों की पहली खेप जो 6 हफ्ते में भारत पहुंचनी थी वो मार्च 1949 में 8 महीने बाद पहुंची, वो भी तब जब जम्मू और कश्मीर युद्ध विराम की 1 जनवरी 1949 को घोषणा हो गई थी। 155 जीपों की पहली खेप मद्रास बंदरगाह पर उतरी। वो पूरी तरह से कंडम थी। उन जीपों का निरीक्षण करने वाले रक्षा अधिकारियों ने पूरी खेप को ही रिजेक्ट कर दिया है। पीएसी, जो कि संसद की एक समिति होती है और सरकार द्वारा किए गए खर्च पर निगाह रखती है, ने एक जांच की और कड़ी आलोचना करते हुए घोटाले की जिम्मेदारी तय करने के लिए न्यायिक जांच की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बाद संसद में हंगामा होने पर सरकार ने पीएसी को अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने का एक नोट सौंप दिया और सदन को इस मामले को खत्म हुआ समझने को कहा। ऐसा सन 1954 में हुआ। पीएसी ने संसद में सन 1955 में अपनी अगली रिपोर्ट में दोबारा इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने नेहरू के कहने पर संसद में ये घोषणा कर दी कि सरकार ने अंतिम निर्णय ले लिया है कि इस मामले को अब बंद समझा जाए। आखिर कैसे कोई सरकार भ्रष्टाचार के इतने स्पष्ट मामले को बिना कोई कार्रवाई किए बंद कर सकती है, वो भी पीएसी की सिफारिशों की अनदेखी करते हुए? लेकिन वे नेहरू के राज के दिन थे। मुंदड़ा घोटाला सरकार के स्वामित्व वाली एलआईसी द्वारा एक इन्वेस्टर हरिदास मुंदड़ा के फर्जी शेयर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में पैसा देने से जुड़ा हुआ था।
उस समय इंदिरा के साथ फिरोज गांधी के रिश्ते कुछ तल्ख चल रहे थे। उन्होंने राज्यसभा के सदस्य की हैसियत से इस मामले को संसद में उठाया था। भारी दबाव के बीच सरकार को जांच के लिए राजी होना पड़ा। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश MC छागला ने सन 1958 में इस मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया। ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से तथा सार्वजनिक रूप से जांच की कार्रवाई की और 1 महीने के रिकॉर्ड समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। नेहरू ट्रिब्यूनल के इस काम के लिए छागला की प्रशंसा करने तथा उन्हें पुरस्कृत करने के बजाय उनके विरोधी हो गए। क्यों? ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष उनकी सरकार के एक मंत्री के खिलाफ थे और उनमें तत्कालीन वित्त मंत्री TTK कृष्णामाचारी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। MC छागला ने लिखा, नेहरू ने इंडियन मर्चेंट्स के चैम्बर में एक बैठक को संबोधित किया जहां वे TTK की बड़ाई करते हुए हद से आगे चले गए। मुझे प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेष मंत्री जिसके खिलाफ उसके आचरण को लेकर एक न्यायिक जांच चल रही थी कि जनता के बीच बड़ाई करना जरा भी ठीक नहीं लगा। मुझे पता है कि नेहरू मुझसे बेहद नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। आखिरकार जब TTK ने इस्तीफा दे दिया तो प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत तौर पर उन्हें विदा करने गए। एक ऐसी घटना जो हमारे संसदीय इतिहास में अनोखी है, लेकिन मुझे इस सब से जरा भी चिंता नहीं हुई। मैंने अपना काम पूरी कर्तव्य निष्ठा से ये सोचे बिना किया था कि वो प्रधानमंत्री या किसी और को खुश करेंगे या फिर नाराज। राजा जी नेहरू के लाइसेंस परमिट कोटा राज के विरोध में थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि अर्थव्यवस्था को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता था, बल्कि इसलिए भी कि यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्रोत था। लेकिन ये बेरोक टोक जारी रहा। राजा जी ने टिप्पणी की थी, कांग्रेसी आज कितने संपन्न दिखते हैं। क्या उन्होंने नए धंधे किए हैं? कोई उद्योग लगाया है और उससे धन कमाया है? फिर उन्होंने पैसा कैसे कमाया? राजा जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह एक नेहरूवादी समाजवादी पैटर्न था जिसमें शासन विभिन्न उद्योगों को अनुमति देता था, नियंत्रित करता था और बंटवारा करता था, जो कांग्रेसियों और नौकरशाही को समृद्ध कर रहा था। यह अंश 9 जनवरी 2010 के द हिंदू से लिया गया है, जो उसे ही एक बार फिर सामने रख रहा है जो उसने 50 साल पहले 9 जनवरी 1960 के अपने अंक में प्रकाशित किया था। जिस तरह से अन्ना आंदोलन के दौरान एक लोकपाल के गठन की मांग उठी थी, उसी तरह की मांग नेहरू के समय पर भी उठी थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने मंत्रियों और उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त ट्रिब्यूनल को गठित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और उनके ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत में या फिर ऐसे में कोई भी ऐसा देश जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, वो ये नहीं देखना चाहते थे कि ऐसा ट्रिब्यूनल कैसे काम करे। नेहरू को लगता था कि इस प्रकार के किसी ट्रिब्यूनल का गठन आपसी वैमनस्य, संदेह, निंदा, आरोप व प्रत्यारोप तथा दूसरे को नीचे दिखाने का माहौल पैदा करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य प्रशासन के लिए काम करना असंभव हो जाएगा। संवाददाता सम्मेलन का आधे से भी अधिक समय श्रीमान नेहरू द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ के लिए एक ट्रिब्यूनल नियुक्त करने से जुड़े सवालों से निपटाने के प्रति समर्पित था, जिसका सुझाव हाल ही में भारत के पूर्व वित्त मंत्री श्री C.D. देशमुख द्वारा दिया गया था। यह मांग बेलगाम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित थी। ये वास्तव में अपने आप में लोकतंत्र पर एक बहुत ही अनोखी व्याख्या थी। यह ऐसा कहने जैसा है कि एक ट्रिब्यूनल लोकतंत्र को प्रभावित करेगा और प्रशासनिक कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस ट्रिब्यूनल के लिए नेहरू राजी नहीं थे, तो क्या और तरीका भी था नेहरू के दिमाग में इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए? नेहरू ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के किसी भी अल्टरनेटिव तरीके के बारे में कभी भी बात नहीं की। वाल्टर क्रॉकर एक ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक थे जिनका नेहरू युग के दौरान दिल्ली में लंबा कार्यकाल था और जो नेहरू के साथ मित्रता भी रखते थे। उन्होंने अपनी एक किताब नेहरू ए कंटेम्परेरी एस्टीमेट में इस संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। मोटे तौर पर प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर क्रॉकर ने नेहरू के जीवनी विवरण में नकली दवाओं से संबंधित एक घोटाले का उल्लेख किया था, जिसने भारत को उस समय हिलाकर रख दिया था। क्रॉकर कहते हैं, इस घोटाले को कई बार नेहरू के सामने उठाया गया। यह घोटाला नकली दवाएं बनाना और बेचने को लेकर था, लेकिन सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया। इसमें नेहरू के एक मंत्री का परिवार शामिल था। नेहरू ने कांगो या अन्य दूर के स्थानों या सामूहिक खेती जैसी दूर की चीज़ों को बहुत समय दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो सामने उनके मौजूद था, जो कि एक प्रशासनिक बुराई से निपटना होता। क्रॉकर आगे कहते हैं,
इस प्रकार एक बार फिर पार्टी और सरकार में उच्च पदस्थ सहयोगियों के बीच भ्रष्टाचार सामने आया। क्या उसके लिए इन दुष्टों के साथ मिलीभगत करना सचमुच अपरिहार्य था? पंजाब के बारे में क्रॉकर ने कहा, पंजाब में जो राज्य दिल्ली से सटा हुआ है, एक शासन 8 वर्षों तक फला फूला। नेहरू के जीवन के अंतिम 8 वर्ष भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से सने हुए थे। कारण, नेहरू को लगता था कि राज्य में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री अपरिहार्य था। उन्होंने जांच की मांग का विरोध किया। वो दरअसल उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो की बात कर रहे थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। अंततः सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SR दास ने विभिन्न आरोपों की जांच कराई और जस्टिस दास की रिपोर्ट जारी होने के बाद कैरो ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। यह रिपोर्ट नेहरू की मृत्यु के 3 सप्ताह बाद 27 मई 1964 को जारी की गई। अनुभवी पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में नेहरू युग के दौरान कांग्रेस और सरकार में क्या हो रहा था, इसका प्रत्यक्ष विवरण दिया है। दास द्वारा उद्धृत पहला उदाहरण बताता है कि कैसे 1952 की शुरुआत में नेहरू ने अपने आप को योजनाबद्ध तरीके से एक क्रांतिकारी, प्रगतिशील, लोकतंत्रवादी के रूप में पेश करने के बावजूद कांग्रेस को एक निजी जागीर में बदल दिया था। कांग्रेस के टिकटों के लिए 1952 के पहले आम चुनावों के लिए बहुत भीड़ थी, क्योंकि आम धारणा थी कि कांग्रेस के टिकट वाला एक लैंप पोस्ट भी जीत जाएगा। जैसा कि स्वाभाविक था, कई उम्मीदवारों ने अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, अनैतिकता और कालाबाजारी के आरोप लगाए। आवेदनों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी और उसका नारा था, आइए नेहरू को वो 500 आदमी दें जो वो चाहते हैं और 5 साल, और बाकी उन पर छोड़ दें। गांधी की इच्छा थी कि विभिन्न व्यवसायों और गतिविधि के क्षेत्रों से योग्य लोगों को जनता में शामिल किया जाए। उनके इस सिद्धांत को उनके जीवन में ही चुपचाप भुला दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने आम चुनाव जीता और इसने भारत के राजनीतिक जीवन में एक नए चैप्टर को जन्म दिया। शीर्ष दरबारियों, चापलूसों और पिछलोगों का राजनीति में उदय। जब मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, हम अभी भी सामंती हैं, लेकिन जिस बात ने मुझे व्यथित किया है वो ये कि कई अच्छे लोगों को टिकट देने से इनकार कर दिया गया है क्योंकि विश्वसनीय दरबारियों ने उन्हें नेहरू विरोधी करार दिया था। रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की शुरुआत नेहरू के समय से हुई थी। कृष्णा मेनन एक कम्युनिस्ट थे और समान विचारधारा के चलते नेहरू के नज़दीक आए थे। कृष्णा मेनन को ब्रिटिश उच्चायुक्त वायसराय माउंटबेटन की सिफारिश पर बनाया गया था। एक उच्चायुक्त का काम रक्षा मंत्रालय के लिए जीपें खरीदने का नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बार नहीं 2 बार जीप खरीदने के लिए सौदों को अंजाम दिया और दोनों बार इन सप्लायरों ने उनको धोखा दिया और सेना भारत पाकिस्तान के साथ 1947 के युद्ध के दौरान जीपों की कमी से जूझती रही और दोनों ही सौदों के बावजूद कूड़ा जीपें ही आई और नेहरू ने सेना को इन कंडम जीपों को जबरदस्ती स्वीकार करने को मजबूर किया। दोनों बार ही मेनन ने किसी जीप निर्माता को ऑर्डर नहीं दिया था, बल्कि एजेंटों से ही डील किया था। सारी चीज़ें स्पष्ट थीं। सब लोग इस बात से कन्विंस थे कि इन दोनों डील्स में घोटाला तो हुआ ही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कैसे नेहरू ने कृष्ण मेनन के खिलाफ पीएसी की रिपोर्ट को दबा दिया था, लेकिन नेहरू ने इस घोटाले के बाद उनसे दूरी बनाने के बजाय अपनी सरकार में उनको रक्षा मंत्री बनाकर शामिल कर लिया। अब उनकी इस कार्रवाई से क्या संदेश गया कि नेहरू को किसी के भी भ्रष्टाचार से कोई आपत्ति नहीं है। इस संस्कृति को बढ़ावा देकर उन्होंने देश में भ्रष्टाचार की नींव रख दी। ये भ्रष्टाचार शुरू हुआ था चुनाव में पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए, लेकिन जो भी आदमी पार्टी फंड के लिए बेईमानी करने को तैयार हो जाता है तो क्या वो अपने लिए नहीं करेगा? ऐसा ही हुआ। जो आदमी पार्टी के लिए 100 रुपये इकट्ठे करता था वो 90 देता था और 10 अपने घर ले जाता था। धीरे धीरे ये 50-50 पे पहुंच गया और अब तो उल्टा हो गया है, पार्टी के पास 10% और अपनी जेब में 90%। आप आज राजनेताओं के ठाठ देखिए, कोई 50 करोड़ की लागत के बंगले में रह रहा है और कोई 100 करोड़ के। ईमानदारी से काम करते हुए क्या कोई राजनेता एक जन्म में क्या 10 जन्म में भी संपन्नता की उस श्रेणी तक नहीं पहुंच सकता जहां पे वो आज है। मुलायम एक स्कूल टीचर थे, आज उनके परिवार के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। लालू का चारा घोटाला और उसके बाद नौकरी के बदले में जमीन का घोटाला देख लीजिए। दुर्गादास, ये वर्ष 1947 से 1951 तक का स्वरूप था भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उन्होंने
आखिरकार राजनेताओं के कुकृत्यों की अनदेखी करना सीख लिया था। उन्होंने अपने कैबिनेट सहयोगियों से निपटने के लिए राजनीतिक फायदे के सिद्धांत को अपना लिया। उन्होंने बेहद अप्रत्याशित तरीके से पूर्व वित्त मंत्री सीडी देशमुख की भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय ट्रिब्यूनल का गठन करने की मांग की तरफ से आंखें मूंद ली। जब उनके द्वारा सामने लाया गया मामला उनके एक विश्वस्त साथी के बेटे से संबंधित था। एडी गोरवाला आईएएस अधिकारी ने भारत सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था, नेहरू के कुछ मंत्री भ्रष्ट थे और ये सामान्य जानकारी थी। सन 1962 में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की जांच के लिए नियुक्त संतानम समिति ने कहा था, व्यापक धारणा यह है कि मंत्रियों के बीच ईमानदारी का समाप्त हो जाना बिल्कुल भी असामान्य नहीं है और कुछ मंत्री जिन्होंने पिछले 16 वर्षों के दौरान मंत्रालय का कामकाज संभाला है ने खुद को अवैध तरीकों से संपन्न किया है, भाई भतीजावाद के जरिए अपने बेटों और रिश्तेदारों को अच्छे पदों पर स्थापित किया है और कई अन्य अनुचित लाभों को भी प्राप्त किया है जो सार्वजनिक जीवन की पवित्रता के बिल्कुल खिलाफ है। नेहरू ने प्रताप सिंह कैरो पर लगे आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कहा था, अब सवाल ये उठता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ तथ्य संबंधी प्रश्नों पर प्रतिकूल प्रक्रियाओं के चलते क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए बाध्य है? मंत्री सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, इसलिए यह मामला पूरी तरह से विधानसभा से जुड़ा हुआ था। अतः नियम के तहत एक मंत्री को तब तक हटाने का सवाल ही नहीं उठता जब तक कि विधायिका बहुमत से ऐसा करने की मांग नहीं उठाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब यह हुआ कि अगर कोई मंत्री भ्रष्ट भी है तो उसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि मतदान ना हो जाए। ऐसे में आप वोटों में बेईमानी करके या फिर वोटों का इंतजाम करके अपने लिए बचाव का रास्ता खोल सकते हैं। यह सिद्धांत कि भ्रष्टाचार का आरोपी अगर चुनाव जीत के आ जाए तो उसके भ्रष्टाचार के सारे पाप माफ कर दिए जाने चाहिए, इसी कंसेप्ट ने आज भ्रष्टाचार को इतना बड़ा रूप दे दिया है। जब कांग्रेस के भीतर से ही आलोचकों ने प्रताप सिंह कैरो पर गंभीर आरोप लगाए तो नेहरू ने उन्हें समर्थन दिया और किसी भी प्रकार की जांच का विरोध किया। कैरो को आखिर दास कमीशन के निष्कर्षों के बाद इस्तीफा देना पड़ा। यूपीए 1 और 2 के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास भ्रष्टाचार को लेकर गठबंधन धर्म का सबसे बेहतरीन बहाना था। जैसे सरकार में शामिल कांग्रेस के लोग तो दूध के दूल्हे थे, लेकिन नेहरू के राज में तो कांग्रेस बहुत शक्तिशाली थी, विपक्ष शायद ही मौजूद था और नेहरू एक निर्विरोध नेता थे। नेहरू चाहते तो भ्रष्टाचार के बीज को पौधा बनने से पहले ही जड़ से उखाड़ फेंक सकते थे, किंतु ये बेहद अफसोस की बात है कि उन्होंने इसे नज़रअंदाज करने का विकल्प चुना। अब देखिए मारिया मिश्रा ने क्या लिखा। 1960 के दशक के प्रारंभ तक नेहरू की नीतियां स्पष्ट होनी शुरू हो गई थी। तीसरी योजना संकट में थी, कृषि सुधार ठप हो गया था और वर्ष 1962 और 63 में अनाज का उत्पादन वास्तव में घट गया था। मुद्रास्फीति 9% पे चल रही थी। कांग्रेस उस समय बढ़ती उम्मीदों के संकट का सामना कर रही थी, जब उसकी खुद की साख सबसे निम्न स्तर तक पहुंच चुकी थी और वो हर स्तर पर भ्रष्टाचार व घोटालों में पूरी तरह से डूबी हुई थी। भ्रष्टाचार की संस्कृति ने समाज में और गहराई से पैठ बनाना शुरू कर दिया था। सन 1961 में महान उपन्यासकार आर.के. नारायण ने श्रीमान संपत के नाम से एक किताब प्रकाशित की थी, जो शहरी हालात का एक गंभीर और हास्य चित्रण था। उपन्यास के शीर्षक नाम वाले विलेन को पूरी तरह से धोखाधड़ी से भरे शहरी जीवन में डूबा हुआ दिखाया जाता है, एक झूठा और एक अवसरवादी। विमल राय की फिल्म परख भी बिल्कुल इसी तरह के विषय पर आधारित थी, जो निहित स्वार्थों से घिरे भ्रष्ट राजनेताओं पर तीखे व्यंग और हमले करती थी। नेहरू की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति पूरी तरह से असफल हो गई थी। उनकी आर्थिक नीति के चिथड़े उड़े हुए थे और कांग्रेस रसातल में जा रही थी। इन्हीं हालातों में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को एक पत्र लिखा था कि भ्रष्टाचार आखिर कांग्रेस के ताबूत में एक कील साबित होगा। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल के तहत एक न्यायाधिकरण या लोकपाल के प्रस्ताव की वकालत की थी, जैसा कि पूर्व वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने सुझाव दिया था। नेहरू ने इस मामले में राष्ट्रपति के नोट का जवाब देने के बजाय उन्हें एक ऐसा नोट भेजने के अमैत्रीपूर्ण काम को करने के लिए शिकायत करने का उलाहना दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 18 दिसंबर 1959 को नेहरू को लिखा, मुझे ये कहना होगा कि मैं काफ़ी हद तक निराश हूँ। भ्रष्टाचार का सवाल जनता के सामने बहुत पहले से और बेहद प्रमुखता के साथ है कि जनता अब इस पर जांच में देरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मुझे लगता है कि देशमुख ने उन मामलों के बारे में पर्याप्त जानकारी दे दी है जिनका पता लगाया जाना चाहिए।
सरकार एक बार अपना मन बना ले और मुखबिरों को किसी बदले की कार्रवाई से बचाने का काम कर दे तो सबूत भी सामने आने लगेंगे। इसलिए मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि मामलों का पता लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि आप इस बात से संतुष्ट हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। एक लोकप्रिय सरकार का काम नागरिकों को भी संतुष्टि का भाव देना है। मैं आपके इस सुझाव से बेहद चिंतित हूँ कि मुझे अगर आपसे कोई संवाद करना है तो मैं आपको लिखित में कुछ भेजने के बजाय आपसे संपर्क करूँ या फिर आपसे बात करूँ। मुझे डर है कि ये मुझे मेरे संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन करने से विरक्त करेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होनी थी और ना ही हुई। नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पालन किया। कुलदीप नैयर ने उनके बारे में लिखा था कि एक बार शास्त्री जी ने उनसे कहा था कि संसद सदस्य की तनख्वाह जो उस समय शायद 500 रुपये होती थी, उससे गुजारा नहीं चलता। तो मैंने उनसे अखबारों के लिए लेख लिखने के लिए कहा था। मैंने उन लेखों को छपवाने की व्यवस्था करके अतिरिक्त आय की व्यवस्था कर दी। शास्त्री जी ने अपनी कार भी किश्तों में खरीदी थी, लेकिन देश का दुर्भाग्य कि उनकी मृत्यु कुछ जल्दी हो गई और उनकी मृत्यु के बाद नेहरू की पुत्री प्रधानमंत्री बनी थी और उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण चुनाव हार गए। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने देश के सामने एक नायाब नमूना पेश किया रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का, और उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार में पिछली सरकारों के साथ साथ अपने परिवार के भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आज अगर हम किसी से बात करते हैं तो आदमी सीधे ही कहता है भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि नेहरू ने उसकी नींव रखकर उसमें से नैतिकता और शर्म को बाहर कर दिया। आज कोई भ्रष्टाचार के लिए जेल जाता है तो उसको कोई शर्म नहीं आती। वहीं अगर कोई रेप के लिए जेल जाए तो लोग उसको इकारत की नज़र से देखते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर इच्छा शक्ति किसी ने दिखाई तो वो है नरेंद्र मोदी। राफेल विमानों की इतनी बड़ी डील को सबसे सस्ते में किया और इस डील को फ्रांस की सरकार के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का रूप दे दिया। विपक्ष इस डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक गया और इस डील को क्लीन चिट मिल गई। इससे पहले कब आपने सुना था कि रक्षा सौदा हुआ और उसमें भ्रष्टाचार की बूंद ना आई हो? रक्षा सौदों में दलाली तो राजनेताओं का जन्म सिद्ध अधिकार बन गया था। राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि केंद्र सरकार जो 1 रुपया बेचती है वो आखिर में 15 पैसे ही पहुंचते हैं। इस कमी को दूर करते हुए नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पद्धति को शुरू करने का काम किया। भ्रष्टाचार ने देश में इतना बड़ा रूप ले लिया है कि अब उसके खिलाफ लड़ाई टुकड़ों टुकड़ों में ही लड़ी जा सकती है। लेकिन ये लड़ाई शुरू हो गई है, इसके लिए कुछ संतोष तो है ही। ये कांग्रेस जिसने कि अभी चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय नेहरू को देने की कोशिश इस कारण की थी कि नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी। हालांकि इसरो की नींव कैसे रखी गई थी और नेहरू का उसमें नगण्य योगदान था, इसके बारे में मैं अलग अंक में चर्चा करूंगा। लेकिन नेहरू को राष्ट्र में भ्रष्टाचार के निर्माता की उपाधि तो आप दे ही सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। यह अंक आपको कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।